हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेटिस्टिक्स, लेकिन आजकल जो ये वीडियोस पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। अगर एक भी वीडियो छूटी तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, इसलिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज हम आप लोगों को जोड़ रहे हैं स्टेटिस्टिक्स में आंकड़ों का वर्गीकरण समावेशी व अपवर्जी विधि द्वारा। तो हम देखते हैं कि आंकड़ों के वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है। एक होता है समावेशी विधि, दूसरी होती है अपवर्जी विधि। समावेशी विधि में कैसे आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है और अपवर्जी विधि में कैसे आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है, इसको हम बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि 50 छात्रों के प्राप्तांक दिए हुए हैं। ये इसमें कोई भी भिन्नात्मक मान मान्य नहीं है, क्योंकि सभी लोगों को पूर्णांक मार्क्स मिले हुए हैं, यानी डेसिमल में कोई किसी को मार्क्स नहीं मिला है। अगर मिला भी है तो मान्य नहीं, तो इसलिए पूर्णांक नंबर ही लिए गए 50 छात्रों के। इसमें जो है मिनिमम मार्क्स जो है वो 37 है और मैक्सिमम मार्क्स जो है 82 है। इसको हमने इसके पहले वाली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इसको आरोही या अवरोही क्रम में हम इसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। जैसे हमने ये इसको अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। तो ये 37, 43, 47, 47, 47, 47 ये सब ने अरेंज किया। अरेंज करने के बाद इनकी अलग अलग ये फ्रीक्वेंसीज निकाली गई। फ्रीक्वेंसीज क्या होती है भी मैंने बताया, लेकिन आखिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो प्रक्षेपण दिया गया है, आंकड़ों का जो प्रक्षेपण दिया गया है, वह न्यूनतम मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स पाने वाले, एक ही सेम मार्क्स पाने वाले कितने लोग हैं। जैसे 37 एक आदमी को मिला हुआ है, 43 एक आदमी को मिला हुआ है, 47 मार्क्स पाने वाले 4 लोग हैं। तो वह कितनी बार उसकी पुनरावृत्ति होती है, कितनी बार रिपीटेशन एक मार्क्स का होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि कितने, या हम ये कह सकते हैं कितने लोग हैं जो सेम मार्क्स पाए हुए हैं। 47 लोग सेम मार्क्स पाए हुए हैं, 4 लोग सेम मार्क्स पाए हुए हैं, जो मार्क्स है 47। दो छात्र ऐसे हैं जो सेम मार्क्स पाए हुए हैं, वो है मार्क्स उनका 48। तो ये जो रिपीट होता रहा है वो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी संबंधित चर की। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, इसकी 1 है, इसकी 4 है, इसकी 2 है। इस तरीके से ये इसको जब ऐड करेंगे तो टोटल आपका ये आ जाएगा 50। तो अब हम इनका वर्गीकरण दो तरीके का कर सकते हैं, एक समावेशी विधि से, एक अपवर्जी विधि से। तो वर्गांतर की अपवर्जी विधि या एक्सक्लूसिव मेथड, और ये क्या है, वर्गांतर की समावेशी विधि या इनक्लूसिव मेथड। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमने 30 से 40 वर्ग लिया, इस वर्ग सीमाओं का निर्धारण क्या होता है, ये वर्ग है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो फर्स्ट वर्ग जो फर्स्ट वर्ग है, सेकंड वर्ग है, थर्ड वर्ग है, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, इनकी वर्ग सीमाएं हैं 80 से 90, 70 से 80, 60 से 70 है, ये 60 से 70, 50 से 60, 40 से 50, 30 से 40। तो ये हर वर्ग की सीमा है। जो पहले है वर्ग में वो निम्न सीमा है, और जो बाद में है वो उच्च सीमा है। ये इसकी सेकंड वर्ग में ये 40 जो है ये निम्न सीमा है, 50 जो है उच्च सीमा है। तीसरे वर्ग में 50 जो है वो क्या है, निम्न सीमा है, 60 उच्च सीमा है। इसी तरीके से इसमें, तो आप ये देखिए जो प्रथम वर्ग है, मान लीजिए ये प्रथम वर्ग है, इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ डाल दीजिए। फर्स्ट, सेकंड, समझने के लिए हम आपको डाल रहे हैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। इस तो इसमें देखिए जो फर्स्ट वर्ग की उच्च सीमा है वो सेकंड वर्ग की निम्न सीमा भी है।
और थर्ड वर्ग की जो उच्च सीमा है वो फोर्थ वर्ग की जो है निम्न सीमा है। फिर इसके बाद में, यानी कहने का मतलब ये है कि जो पहले वर्ग की उच्च सीमा है वो उसके बाद वाले वर्ग की निम्न सीमा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आवृत्तियां जो है वो ये जो उच्च सीमा है वो निम्न सीमा हो जाती है, फिर उच्च सीमा निम्न सीमा हो जाती है, यानी इसका रिपीटिशन हो रहा है। तो इसको अगर हम इसमें शामिल कर लें 40 तक, तो यहां फिर एक बार उसकी काउंटिंग होगी। अगर 40 मार्क्स पाने वाला कोई ऐसा व्यक्ति है जो 40 मार्क्स पाया हुआ है, तो उसकी काउंटिंग अगर हम 30 से 40 के साथ कर लेंगे तब क्या होगा। तो यहां पे एक बार इसको हमने लिख दिया कि 1, फिर इसको हम 40 वाले किसमें काउंट करेंगे, तो ये रिपीट हो जाएगा, काउंटिंग 2 बार हो जाएगी, इसलिए निष्कर्ष जो निकालेंगे हम वो सही निष्कर्ष नहीं आएगा। बात क्लियर हो रही नहीं हो रही? ऐसे देखिए आप, ये मान लिए 30 से 37 एक आदमी है, 43 एक आदमी है, तो 30 to 40 के बीच में हम जो अगर चलेंगे काउंटिंग करेंगे तो एक आदमी है, क्योंकि 37 है, उसके बाद 40 के बीच में कोई ऐसा छात्र नहीं है जो 38 या 39 ये पाया हो। तो एक आदमी 37 है, एक छात्र पाने वाला, तो उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर अब 40 से 50 के बीच में हमको लेना है, तो यानी एक आदमी ये, 4 आदमी ये और 2 आदमी ये, तो 4 + 2 6 + 1 7, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी 7 आ गई। तो यहाँ वर्ग बनाने से क्या होता है कि अब ये वर्ग जो है, फ्रीक्वेंसी जो है एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करेगी, किसी एक चर का प्रतिनिधित्व नहीं करेगी। यहाँ क्या है, ये फ्रीक्वेंसी जो है एक चर का प्रतिनिधित्व कर रही है, यहाँ पर एक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है, दोनों में ही अंतर है। तो यहाँ 7 आ गया। फिर अब हम क्या करेंगे, 50 वाले को यहाँ हमने छोड़ दिया, अगर 50 वाले को हम इसमें शामिल करते तब ये 10 हो जाता। तो जो उच्च सीमा है किसी वर्ग की, उसके बराबर मास पाने वाले व्यक्ति को उस वर्ग में नहीं रखेंगे, बल्कि उसके बाद वाले वर्ग में रखेंगे, मेरा कहने का ये मतलब है। फिर आपने 50 से 60 के बीच में काउंट किया, तो 50 पाने वाला 3 लोग ये हो गए, और 2 ये 5, फिर 3 8 9 10 11 4 15 और 1 ये 16। अब 60 को हमको इसमें नहीं लेना है, क्योंकि अगर हम 60 को लेंगे तो 60 की काउंटिंग यहाँ भी हो जाएगी और 60 की काउंटिंग यहाँ भी हो जाएगी। तो जो उच्च सीमा है वर्गों की, जो उच्च सीमा है, उसके बराबर मास पाने वाले व्यक्ति को उस वर्ग में ना रख करके उसके बाद वाले वर्ग में रखा जाएगा। तो तब यह विधि जो होगी वो अपवर्जी विधि से वर्गीकरण होगा आंकड़ों का, एक्सक्लूसिव मेथड, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा बाय एक्सक्लूसिव मेथड, ये हो गई। अच्छा, एक्सक्लूसिव मेथड और इंक्लूसिव मेथड, यानी समावेशी विधि। समावेशी विधि में क्या कहते हैं, ये 30 से 40 का वर्ग बना, एक आया, 41 से 50 बना, 51 से 60 बना, 61 से 70, 71 से 80, 81 से फिर 90, ये हो गया। अब इसमें जब आप काउंट करेंगे तो इसमें क्या होगा कि 37 पाने वाला, यानी 30 से 40 के बीच में एक आदमी है। अब इसमें 41 से 50 के बीच पाने वाला 10 लोग हो गए। यहाँ क्या था, 7 लोग थे। क्यों? क्योंकि यहाँ हमने उच्च सीमा जो है के बराबर मास पाने वाले ये 3 लोग जो है, ये 3 लोग जो है, ये इसको हमने इसमें शामिल नहीं किया, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसको भी हम शामिल कर ले रहे हैं, यानी निम्न सीमा के बराबर और उच्च सीमा के बराबर पाने वाले मास पाने वाले लोगों को हम इसमें शामिल करेंगे, यानी 41 भी पाने वाले को और 50 पाने वाले को इसमें शामिल करेंगे। तो इसलिए क्या हो गया, यहाँ 10 हो गया।
यही दोनों में अंतर है, वर्गांतर की अपवर्जी विधि और समावेशी विधि में। इसमें समावेशी विधि का मतलब कि दोनों उच्च और निम्न सीमाओं के बराबर अंक पाने वाले छात्र, दोनों छात्रों को इसमें शामिल कर लिया जाता है। इसमें निम्न सीमा के बराबर अंक पाने वाले छात्र को तो शामिल करते हैं, लेकिन हर वर्ग की उच्च सीमा के बराबर अंक पाने वाले लोगों को इसमें शामिल न करके उसके बाद वाले में करते हैं, क्योंकि यहाँ अगर ऐसा करते हैं तो दोहरी गणना हो जाएगी, और जब ये अंतर आ जाएगा इसको करेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा। तो ये दोनों में अंतर हुआ, वर्गांतर की एक्सक्लूसिव मेथड और वर्गांतर की एक्सक्लूसिव मेथड और इंक्लूसिव मेथड, ये दोनों में मेन अंतर है। इस तरीके से हम इसका वर्गीकरण करेंगे। अब इसके बाद हम धीरे धीरे चलेंगे किधर, जो हमने बताया था कि आंकड़ों के वर्गीकरण द्वारा जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं, दो आधार पर निकाले जाते हैं। एक तो केंद्रीय परिवृत्त के माप के द्वारा, और दूसरा क्या होता है, विचलन के द्वारा। उसमें केंद्रीय परिवृत्त के माप में हम निकालते हैं मीन, मीडियन, मॉड, और इसमें निकालते हैं डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और रेंज। तो लेकिन अभी उसके पहले की जो कहानी है, वहां पहुंचने की पहले जो कहानी है उसको धीरे धीरे करके पूरी की जा रही है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप सारी वीडियोस को देखिए। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट पहले की क्लियर नहीं है, जो पहले की वीडियोस में बताए गए हैं, तो बीच में अगर उठा करके कोई वीडियोस आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और ये खास करके जो चाहे से IAS मेंस के स्टूडेंट्स हों या PCS मेंस के स्टूडेंट्स हों, या और कोई जैसे BEO को, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, उसका भी प्री एग्जाम हो चुका है, लोग उसकी तैयारी मेंस की कर रहे होंगे, तो मेंस में भी स्टैटिस्टिक्स पूछी जाएगी और इसी तरीके के पूछी जाएगी। तो ये हो गया वर्गीकरण। लेकिन एक चीज और बता दें आप लोगों को कि अगर आंकड़े क्या होते हैं, हमने बताया था कि सतत आंकड़े होते हैं, असतत आंकड़े होते हैं। तो इसको हम इरेज कर दें, फिर उसके बारे में बताएं सतत आंकड़े क्या हैं, असतत आंकड़े क्या हैं। एक बार मैं बता चुका हूं। यहाँ पर ये बताना है कि अगर सतत आंकड़े हैं तब इस विधि का प्रयोग किया जाएगा कि इस विधि का प्रयोग किया जाएगा, असतत आंकड़े हैं तब किस विधि का प्रयोग किया जाएगा। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। अगर आंकड़े असतत हैं, असतत, यदि आंकड़े असतत हैं, तो इन दोनों विधियों में से जो आंकड़ों के वर्गीकरण की दो विधियां हैं, जब आंकड़े असतत हैं तो इनमें से किसी भी विधि का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पर दोनों विधियों का प्रयोग करेंगे। यदि आंकड़े असतत हैं तो दोनों में से किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। यानी चाहे अपवर्जी विधि का प्रयोग करिए, चाहे समावेशी विधि का प्रयोग करिए। सकते हैं। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2, यदि आंकड़े सतत हैं, यदि आंकड़े
आंकड़े सतत हैं तो अक्सर समावेशी विधि का प्रयोग किया जाता है। यदि आंकड़े सतत हैं तो अक्सर समावेशी विधि का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर आंकड़े असतत हैं तो दोनों विधियों में से किसी भी विधि का प्रयोग आप कर सकते हैं। और अगर आंकड़े जो है असतत हैं, वो सतत हैं, तो आप समावेशी विधि का प्रयोग करेंगे। अक्सर ऐसा किया जाता है। उसके पीछे कारण क्या है कि वो सॉल्व करने में क्वेश्चंस को आसानी होती है। कभी कभी ये होता है जैसे आय से संबंधित आंकड़े वो जो होते हैं, आय से संबंधित आंकड़े, आपके वजन से संबंधित आंकड़े, आपके कद से, हाइट से, लंबाई चौड़ाई संबंधित आंकड़े और समय से संबंधित आंकड़े जो है वो सतत आंकड़े होते हैं। सतत आंकड़े क्या है, असतत आंकड़े क्या है, मैंने इसके पहले वीडियो में बताया है। सतत आंकड़े क्या होते हैं, भिन्नात्मक होते हैं, और असतत आंकड़े क्या है, पूर्णांक में होते हैं। मोटा मोटा एक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, लेकिन इसके पहले वीडियो में बहुत ढंग से उसको मैंने बताया, उसको आप देखिए। तो अगर आंकड़े असतत हैं तो दोनों में से किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आंकड़े सतत हैं तो समावेशी विधि का प्रयोग किया जाएगा। तो कभी कभी जैसे आय से संबंधित आंकड़े हैं, वो 200-400 रुपए से लेकर के कई लाख कई करोड़ में होते हैं। तो वो भी जो है होते क्या है कि सतत आंकड़े होते हैं, लेकिन कभी कभी दिया रहता है इस तरीके से कि वह सतत आंकड़े के रूप में दिखाई देते हैं। तो सतत आंकड़ों को असतत आंकड़ों में कैसे, असतत आंकड़ों को सतत आंकड़ों में कैसे चेंज किया जाएगा, इसकी भी विधि हम सीखेंगे इसके बाद वाले वीडियो में। आज इस लेक्चर को ही समाप्त करते हैं। और मैं बार बार आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई जा रही हैं, मतलब एक जो स्टैटिस्टिक्स की समस्या है छात्रों की, चाहे वो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हों चाहे एकेडमिक स्टूडेंट्स हों, वो समस्या स्टेप बाय स्टेप ख़त्म करते हुए हम मेन टारगेट की ओर बढ़ रहे हैं। बस आज यहीं तक। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.